अब हम करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर जो हमने इतनी क्लासेस में डिस्कस किया है, तो उसकी असाइनमेंट जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट में, द रिएक्शन ऑफ ROH दैट इज अल्कोहल विद R-MgX यानी कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट प्रोड्यूसेस। तो जब हमने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट प्रोड्यूस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि दीज शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर और एनी अदर प्रोटोन डोनर। तो ये हमें ग्रिग्नर्ड रिएजेंट दिया गया है R-MgX। इसमें एल्काइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अल्कोहल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से हाइड्रोजन लूज होगी एज H पॉजिटिव आयन, ये H पॉजिटिव इधर R- नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये वाला हाइड्रोकार्बन या एल्केन बन जाएगा। और O नेगेटिव जो है OR नेगेटिव ये मैग्नीशियम के साथ जाके ज्वाइन होगा और हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड एल्कोक्सी मैग्नीशियम हेलाइड। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसके मुताबिक ये बी ऑप्शन में है, एल्केन दिया गया R-H वो प्रोड्यूस होगा जब हम रिएक्ट करवाएंगे इस ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को विद अल्कोहल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फ्रॉम, कि किस कंपाउंड से 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। जैसे ए ऑप्शन में है एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है नॉर्मल पेंटेन यानी कि स्ट्रेट चेन पेंटेन। अब इस कंपाउंड में अगर पहली कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम हेलोजन लगा दें तो इट विल बी 1 हेलो ब्यूटेन पेंटेन। यहां पर लगाएं अगर सेकंड पे तो 2 हेलो होगा, थर्ड पे लगाएंगे तो 3 हेलो या 3 क्लोरो होगा। तो 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, इस तरह से इस कंपाउंड से 3 आइसोमर्स जो हैं वो बन जाएंगे। और जो डी ऑप्शन है यानी कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हम देखते हैं कि इससे कितने आइसोमर्स जो हैं वो बनेंगे। अगर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन या ये वाला CH3 ग्रुप वाले जो मिथाइल ग्रुप्स हैं या प्राइमरी कार्बन्स हैं, इन तीनों में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मैं क्लोरीन लगाऊं तो हमारे पास एक ही आइसोमर बनेगा। मतलब जिस भी कार्बन के साथ हैलोजन लगी है हम नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुरू ही उससे करेंगे, तो वो 1 क्लोरो ही होगा हमेशा। फिर एक ये है कार्बन, टर्शरी कार्बन, अगर इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम क्लोरीन लगा दें तो वो एक दूसरा डिस्टिंक्ट आइसोमर बनेगा। तो इसलिए ये कंपाउंड है आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसकी हम हेलोजिनेशन करें या क्लोरीनेशन करें तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही बनेगा। इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहां पर डी ऑप्शन दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड when allowed to react with Cn negative gives a racemic mixture, the halide is most likely। तो जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोएल्केन्स में शुरू की थी तो तब SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स हमने किए थे और उन दोनों का कंपैरिजन जब हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि अगर टर्शरी हेलोएल्केन्स हों तो उनके कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने से एक मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसलिए जो टर्शरी हेलोएल्केन्स अगर हैं तो वो सिर्फ SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म अगर चले तो फिर रेसिमिक मिक्सचर डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए जो Cn नेगेटिव के साथ अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें और रेसिमिक मिक्सचर बने तो हेलोएल्केन जो है वो सिंपली टर्शरी हेलोएल्केन ही होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन दे रखी है। तो ये हम C2H5 लिखा है तो इसको मैं CH3CH2Br करके लिख देता हूं। पहले इसमें ऐड किया गया है AgCN। तो जो X कंपाउंड है वो क्या बनता है अगर AgCN की हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन करवाएं। तो ये भी हमने
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ा था कि आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है या कार्बाइलमीन, AgBr निकल जाएगा यहां से। फिर इसके बाद इसकी रिडक्शन अगर हम करें, इसकी रिडक्शन करने का तरीका बताया है कि जिंक अमेलगम में HCl ऐड करेंगे, वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो वो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इस आइसोसाइनाइड ग्रुप में जाके एड अप हो जाएंगी और इस तरीके से एक हमारे पास सेकेंडरी अमीन जो है वो बन जाएगा और इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल अमीन। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन की डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें भी हमें केमिकल इक्वेशन लिखकर ही ये क्वेश्चन जो है वो हम प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आइडेंटिफाई सी इन दी फॉलोइंग सीरीज। तो वो सीरीज क्या है या रिएक्शन क्या है? C3H7I यानी कि आयोडोप्रोपेन है। अब ये आयोडीन की पोजीशन नहीं स्पेसिफाई की गई कि 1 आयोडोप्रोपेन है कि 2 आयोडोप्रोपेन है, पर जहां मर्जी लगा हो आयोडीन एटम, अगर हम उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें, KOH अल्कोहलिक ऐड करें तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, तो उससे हमें सिर्फ प्रोपीन ही ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला एल्कीन बनेगा आफ्टर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर इसमें NBS ऐड किया गया है, N ब्रोमोसुक्सिनिमाइड। ये डालकर अगर हम हीट करें तो NBS जो है दैट इज एन एक्सीलेंट एलाइलेटिंग एजेंट। तो ये एलिलिक पोजीशन पर ब्रोमीन यहां पर अटैच करवा देगा और हमें मिलेगा एलाइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड मिलेगा अगर हम NBS लेकर इसकी सब्स्टिट्यूशन करें। और फिर लास्ट स्टेप है दिया गया कि इसमें अगर KCN अल्कोहलिक ऐड करें, और ये भी हमें पता है कि पोटेशियम मेटल है तो मेटल और हैलोजन तो जाएंगे ही जाएंगे, KBr विल बी लॉस्ट और जो नाइट्राइल ग्रुप है वो इस एलिलिक कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो बी ऑप्शन दे रखी है वो कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ जो रिएक्शन करनी है तो वो भी वही आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात है, जिसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कंपटीशन में आया था, एक किया था डिस्कस। तो अब कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें या तो ये ऊपर वाला ग्रुप हो और या ये ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन्स या कुछ ऐसे कंपाउंड जो इजीली ऑक्सीडाइज होकर ये मिथाइल कीटो ग्रुप बना सकें। जिस कंपाउंड में ये इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, दूसरा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो हमें ऑप्शंस क्या दे रखी हैं? तो सिक्स क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है दैट इज मीथेनॉल CH3OH। तो अब आयोडोफॉर्म टेस्ट मीथेनॉल तो शो कर ही नहीं सकती क्योंकि इसमें कार्बन ही एक है। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होनी चाहिए। अगर मीथेनॉल में कार्बन ही एक है तो वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर ही नहीं सकती, यानी कि वो NaOI या सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगी ही नहीं। और इथेनॉल में ये ऊपर वाला ग्रुप होता है इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करती है। फिर 2 प्रोपेनॉल, इसमें भी यही ग्रुप है ऊपर वाला, यहां पर है जो पार्ट NaOI के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ हमारे पास ए ऑप्शन बचती है मीथेनॉल, जो सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए।
फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद FeH2O गिव्स, यानी कि मॉइस्ट आयरन फिलिंग्स अगर हम ऐड करें तो CCl4 में तो उससे क्या बनता है हमारे पास, तो ये भी हमने CCl4 की या कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो आयरन फिलिंग्स और स्टीम अगर हम करें ऐड इसमें, तो ये आपस में रिएक्शन करके आयरन और वाटर रिएक्शन करके FeOH ट्वाइस यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन जो है सॉरी नेसेंट हाइड्रोजन 2 बनाता है, वो नेसेंट हाइड्रोजन CCl4 की रिडक्शन करके क्लोरोफॉर्म जो है वो बना देते हैं। तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज नॉट यूज्ड, तो मिथाइल ब्रोमाइड को कौन से काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस दे रखी हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, एज ए डिसइंफेक्टेंट और फॉर डाइंग क्लोथ्स एंड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर यंग फ्रूट ट्रीज। तो यहां पर जो डाइज हैं, ये भी केमिस्ट्री में 12th में एक चैप्टर होता है, उसमें हम सिंथेटिक एंड नेचुरल डाइज पढ़ते हैं और उनमें एक होता है पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जिसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं और एक होता है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर होता है कि कंपाउंड का वो वाला पार्ट जो कलर प्रोड्यूस करता है और क्रोमोफोर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और अब जो हमारे पास ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड है ये, इसमें तो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं या सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर ये डाई के तौर पे तो कभी भी एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो एज ए डाई या फॉर डाइंग क्लोथ्स यूज नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद 9th क्वेश्चन आता है वेस्ट्रॉन इज, तो ये क्वेश्चन जो है वेस्ट्रॉन ये क्या चीज होती है। हमने प्रिपरेशन भी की थी कि अगर हम एल्काइन में क्लोरीन ऐड करें तो पहले एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होता है, पर अभी भी एक पाई बॉन्ड है तो क्लोरीन की फर्दर एडिशन हो जाती है और इससे हमें ऑब्टेन होता है जो कंपाउंड दैट इज 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, इसको हम कहते हैं वेस्ट्रॉन। ये वेस्ट्रॉन होता है और अगर इसमें KOH अल्कोहलिक डाला जाए यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इस कंपाउंड की जाए तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा माइनस KCl और वाटर हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा आगे कि वेस्ट्रोसोल कौन सा कंपाउंड होता है, तो वेस्ट्रॉन है ये और वेस्ट्रोसोल है ये। तो जब हम पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल के यूजेस भी बताए थे कि ये कहां कहां पे यूज होते हैं। फिर 10th क्वेश्चन दोबारा से ग्रिगनर्ड रिएजेंट के ऊपर आ गया कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विद D2O यानी कि हैवी वाटर फर्निशेज ए हाइड्रोकार्बन अलोंग विद ये MgODI। तो द हाइड्रोकार्बन इज मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये वाला कंपाउंड है। इसको अगर ट्रीट किया जाए विद D2O हैवी वाटर, तो D2O जैसे वाटर है H2O, तो ये किस तरीके से आयोनाइज होगा, D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव। इन दो पार्ट्स में ये आयोनाइज होगा। D पॉजिटिव जाएगा इधर CH3 नेगेटिव के पास तो हमें मिलेगा ये कंपाउंड, और OD नेगेटिव जाएगा Mg पॉजिटिव के पास और हमें मिलेगा
ये वाला कंपाउंड। तो इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन बना ये ए ऑप्शन है क्वेश्चन की। तो इसलिए 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। फिर 11th क्वेश्चन है कि द रिएक्शन CH3Br प्लस OH नेगेटिव, इससे बन गया मीथेनॉल प्लस Br नेगेटिव। तो हमें रिएक्शन से ही ये क्लियर है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने Br नेगेटिव दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और मिथाइल ब्रोमाइड जो है दैट इज ए प्राइमरी हेलो एल्केन, और प्राइमरी हेलो एल्केन हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, कभी भी SN1 नहीं करते। क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन अगर हम बनाएं SN1 मैकेनिज्म चलाने के लिए तो वो स्टेबल ही नहीं होता। तो इसीलिए तो जो 11th क्वेश्चन का सही आंसर है दैट इज SN2, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो इसके बाद 12th क्वेश्चन है, इफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड आर मिक्स्ड विद सोडियम द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये जब हमने वर्ड्स रिएक्शन की थी तो उसमें यही हमने इक्वेशंस भी की थी कि अगर हम इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन में मेटैलिक सोडियम और साथ में अगर ब्रोमोमिथेन ऐड करें तो इनके कॉम्बिनेशन से कौन कौन से एल्केन जो हैं वो बन पाएंगे। तो एक तो केस होगा जब यहां पे 2 मोल्स ऑफ NaBr जाएं अगर, तो इन दोनों कार्बन्स में बन जाएगा एक बॉन्ड, यानी कि हमें मिलेगा प्रोपेन। फिर ये भी इक्वली प्रोबेबल होगा कि ब्रोमोइथेन के सामने दूसरा मॉलिक्यूल भी ब्रोमोइथेन का ही आए, तो तब हमें मिलेगा नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। और अगर ब्रोमोमिथेन के सामने दूसरा मॉलिक्यूल भी ब्रोमोमिथेन ही आ गया तब हमें मिलेगा इथेन। तो इस तरीके से हमें 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे यहां पर। फिर इसके बाद ये 12th क्वेश्चन था। तो 13th क्वेश्चन है, इन SN1 रिएक्शंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स इज। तो SN1 रिएक्शन में हमने स्टडी किया था कि कार्बोकेटायंस बनते हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस होगा तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड। तो अगर टर्शरी हेलोएल्केन हो तो उससे टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन उससे कम स्टेबल होता है तो वो उससे थोड़ा स्लो बनेगा। प्राइमरी कार्बोकेटायन उससे भी कम स्टेबल है तो वो उससे भी स्लो। और मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है तो इसलिए सबसे कम रेडिली रिएक्ट करेगा जो भी हमारे पास मिथाइल हेलाइड है। तो इस क्वेश्चन का 13th क्वेश्चन का इस तरीके से ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बनता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और 14th क्वेश्चन है नथिंग बट रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी हमने स्टडी किया था कि क्लोरोफॉर्म जो है वो फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सैलिसिलैल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है। और 15th क्वेश्चन जो है इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वेस्ट्रोसोल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी जब वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल दोनों बनाकर बताया था मैंने कि वेस्ट्रोसोल वाला क्वेश्चन भी आएगा। फिर 16th क्वेश्चन है, ये फिर से ग्रिग्नर्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन है CH3 थ्राइस CmgCl, ये वाला ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। तो अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए विद D2O, यहां पर कार्बन के ऊपर होगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। D2O की अगर हम आयोनाइजेशन देखें तो ये आयोनाइज होगा D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव में। तो D पॉजिटिव जाएगा नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास, तो हमें जो हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा वो होगा ये वाला, और साथ में OD नेगेटिव जाके Mg पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है वो ये होगा।
तो इस तरीके से जो 16th क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सही आंसर बनेगा ए ऑप्शन ही, क्योंकि ए ऑप्शन में ही ये वाला कंपाउंड हमें दे रखा है। फिर 17th क्वेश्चन है कि 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद मेटालिक जिंक। तो मेटालिक जिंक मैंने बताया था कि डाईवेलेंट मेटल है, इसलिए ये दोनों हेलोजन्स को ले जाएगी। तो 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन है ये वाला कंपाउंड। कार्बन एटम्स की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। जब हम इसमें जिंक डस्ट ऐड करते हैं इन मीथेनॉल को यूज करें अगर एज सॉल्वेंट, तो यहां से ZnBr2 विल बी लॉस्ट, और एक बॉन्ड ऊपर वाली कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इस नीचे वाली कार्बन का, तो दोनों कार्बन्स में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और हमें ऑब्टेन होगी साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से ZnBr2 भी साथ में बनेगा। तो ये 17th क्वेश्चन का सही आंसर होगा फिर साइक्लोप्रोपेन। और 18th क्वेश्चन है कि विसिनल एंड जेमिनल डाइहेलाइड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो यहां पर हमने जो विसिनल और जेमिनल डाइहेलाइड्स की रिएक्शंस की थी, तो तब हमने देखा था कि अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें तो तब दोनों केसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए इनकी, तो दोनों केसेस से एसिटिलीन ही बनी थी, एक ही प्रोडक्ट बना था। अगर एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो फिर हम अल्कोहलिक KOH यूज करके तो दोनों प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। इसके बाद 19th क्वेश्चन है क्लोरीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरोफॉर्म विद। तो ये भी मैंने रिएक्शन लिखकर बताया था, क्लोरीटोन बनती है जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्लोरीटोन को हम एज ए स्लीप इंड्यूसिंग और हिप्नोटिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 20th क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ। ये रिएक्शन थोड़ी मैं लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी समझने वाली है। यहां पर हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो है ये, दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विद अल्कोहलिक KCN। KCN के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, तो सबसे पहले KCN क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। तो K पॉजिटिव सबसे पहले बीइंग अ मेटल, ये हेलोजन को तो लेकर जाएगा ही जाएगा। तो यहां से KCl मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट, और KCl अगर निकल गया तो बाकी हमारे पास बचा एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और यहां पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बाद देखो पाई बॉन्ड है, तो ये मैंने आपको कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में बताया था, पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, कि जब पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पर पड़े हों तो रेजोनेंस हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अब हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो फिर इसके बाद जो CN नेगेटिव है वो जाकर इसी कार्बन के साथ अटैच होगा। अब आएगा CN नेगेटिव जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच होकर ये प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरीके से जो 20th क्वेश्चन है उसका सही आंसर बनता है बी ऑप्शन। फिर इसके बाद 21st क्वेश्चन है दी बेटर लीविंग ग्रुप इज। तो बेटर लीविंग ग्रुप मतलब जो हेलोजन सबसे इजीली जाएगा, मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल से सबसे इजीली कौन सा हेलोजन रिलीज होगा, जिसका बॉन्ड होगा कार्बन के साथ सबसे वीक। और कार्बन के साथ जो हेलोजन्स के बॉन्ड्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन दी बॉन्ड लेंथ। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण बॉन्ड थोड़ा वीक हुआ।
कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और वीक और कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे वीक है, तो इसलिए आई नेगेटिव ग्रुप जो है वो सबसे इजीली रिलीज हो जाएगा। तो आई नेगेटिव इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप अमंग ऑल दी हेलाइड आयंस। फिर 22nd क्वेश्चन है सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलैरिटी। तो ये भी मैंने SN1 और SN2 के कंपैरिजन में आपको बताया था, जब मैंने एक टेबल बनवाया था तो उसमें बोला था कि अगर सॉल्वेंट्स पोलर हों तब SN1 मैकेनिज्म चलता है। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो जिनकी पोलैरिटी हाई हो वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। और 23rd क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट्स विद I2 एंड NaOH, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। तो इसमें ऑप्शंस दे रखी हैं C2H5OH, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाकर लिखूं तो ये है। इथेनॉल से तो हमने आयोडोफॉर्म बनाई है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। फिर इथेनल, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, आयोडल बनाता है पहले। और फिर है एसीटोन, एसीटोन से भी हमने आयोडोफॉर्म बनाई थी। और सिर्फ डी ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ आगे CH3 ग्रुप तो लगा ही नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो इसके नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन की, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स, तो ये फॉर्म करता है पोटेशियम फॉर्मेट को। तो ये भी मैंने बताया था कि फॉर्मिक एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में एज सच नहीं रहता, वो सॉल्ट ही बनाता है। तो इसलिए 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तो 25th क्वेश्चन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हैं उनकी बात आती है। द डेंसिटीज ऑफ हेलो एल्केन्स फॉलो द ऑर्डर। तो इनमें जो जैसे हेलोजेंस की डेंसिटी होती है बिल्कुल उसी तरीके से हेलो एल्केन्स की डेंसिटी भी वेरी करती है। हेलोजेंस की डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप मूव करें तो ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसी तरीके से एल्काइल आयोडाइड होते हैं जो, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, एल्काइल ब्रोमाइड की उससे कम, एल्काइल क्लोराइड की उससे कम, और एल्काइल फ्लोराइड की सबसे कम डेंसिटी होगी। क्योंकि आयोडीन का नो डाउट साइज बड़ा होने के बावजूद साथ में उसके जो उसका मास होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन मास इज मोर सिग्निफिकेंट देन इंक्रीज इन साइज। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स इंक्रीज होती है। तो 25th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। फिर 26th क्वेश्चन है कि आयोडोफॉर्म गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आयोडोफॉर्म AgI के डल येलो प्रेसिपिटेट्स दे देती है, पर क्लोरोफॉर्म के साथ AgNO3 रिएक्ट नहीं करता, यानी कि AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड वीक होता है। आयोडोफॉर्म में कार्बन आयोडीन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके AgI के प्रेसिपिटेट्स दे देता है, जबकि क्लोरोफॉर्म में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। फिर 27th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्वस KOH विल गिव इथेनॉल। तो ये हमने जब जेम और विसिनल डाई हेलाइड्स किए थे तो उनकी डिस्टिंक्शन के तौर पर यही रिएक्शन की थी कि रिएक्शन विद KOH एक्वस जो है इट कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जेम एंड विसिनल डाई हेलाइड्स। तो अगर मैं जेम डाई हेलाइड बनाऊं यानी कि 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसमें ऐड किया जाए KOH एक्वस, 2 मोल्स ऑफ KOH एक्वस, इधर रिएक्शन करेंगे। जो दोनों मेटल एटम्स हैं या पोटेशियम के एटम्स हैं ये दोनों क्लोरीन एटम्स को ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ KCl विल बी लॉस्ट
और दोनों कार्बन को एक एक OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते। तो ये कंपाउंड क्योंकि अनस्टेबल होगा, इसलिए यहां से इमीडिएटली एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा और हमें मिलेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ और एक बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, दूसरा बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, दोनों एटम्स में एक बॉन्ड और यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इथेनॉल मिलेगा हमें या एसिटाल्डिहाइड। तो इसलिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन की अगर हम KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें इथेनॉल ऑब्टेन होता है। फिर 28th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मोस्ट रिएक्टिव वही कंपाउंड होगा जिसका कार्बन हैलोजन बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेकअप हो जाएगा। तो 28th क्वेश्चन में अगर हम सी ऑप्शन है वो देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो हैलोजन है वो एलिलिक कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। तो ये सी ऑप्शन है 28th क्वेश्चन की। इसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को मैंने बताया था कि एलिलिक कार्बन बोलते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इस मॉलिक्यूल में कार्बन के बॉन्ड्स, जो एलिलिक कार्बन है इसके बॉन्ड्स होते हैं वीक यानी कि पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम यहां से हैलोजन को रिमूव कर भी दें तो यहां पर बनेगा एलिलिक कार्बोकेटायन, ये स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब क्योंकि आयन स्टेबलाइज हो गया बाय रेजोनेंस तो इसलिए जल्दी फॉर्म हो जाएगा। मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट विल बी फॉर्म्ड। तो इसीलिए ही जो हमारे पास एलाइल हेलाइड है उससे हैलोजन एटम को इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगी। फिर 29th क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मिथॉक्साइड प्रोड्यूसेस मेनली। तो ये रिएक्शन भी हमने की थी जब हम स्टडी कर रहे थे विलियमसन सिंथेसिस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स अगर प्रिपेयर करनी हो तो जो हैलोजन है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। अगर हैलोजन अटैच हो जाए विद बिगर एल्काइल ग्रुप तब एलिमिनेशन रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पहली बात तो ये कि सोडियम और ब्रोमीन जाएंगे, NaBr विल बी लॉस्ट। फिर जो OCH3 नेगेटिव है, मिथॉक्साइड आयन है, ये यहां से मिथाइल ग्रुप से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पे बना देगा आइसोब्यूटिलीन प्लस NaBr प्लस मीथेनॉल। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। यहां से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ी इजीली ब्रेक हो जाता है। सोडियम यहां से ब्रोमीन को एज Br नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि जो रिजल्टिंग टर्शरी कार्बोकेटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इजीली बन जाता है। तो अगर हम टर्शरी हेलोएल्केन में सोडियम मिथॉक्साइड ऐड करें तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज आइसोब्यूटिलीन, यानी कि ब्यूटिलीन है कॉमन नेम इसका, और एक कार्बन के साथ दो सेम मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं इसलिए आइसो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। इसका जो पूरा नाम है दैट इज आइसोब्यूटिलीन। और अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन कि बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड और BHC और गैमेक्सीन और लिंडेन और 666। इस कंपाउंड के मैंने आपको कितने सारे नाम भी बताए थे और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। फिर 31st क्वेश्चन है इन SN1 टाइप मैकेनिज्म द इंटरमीडिएट स्पीशीज इज आर कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है SN1 में। SN1 में हमने देखा था कि कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन ही फॉर्म होता है,
इसलिए 31st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन एक ही चीज होती है। फिर 32nd क्वेश्चन है, इसके लिए इक्वेशन लिखकर ही एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आयोडोइथेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN। तो क्वेश्चन नंबर है 32nd, आयोडोइथेन इज ट्रीटेड विद KCN अल्कोहलिक। तो हमें पता है क्या बनेगा, यहां से पोटेशियम जो है वो मेटल होने के कारण इमीडिएटली इधर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल Ki का लूज हो जाएगा और एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इस कार्बन का, तो दोनों कार्बन्स में एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये वाला कंपाउंड। फिर इसके बाद बताया गया है आगे कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट HCl, और ये भी हमने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में किया था कि अगर हम डाइल्यूट HCl ऐड करें इन एल्केन नाइट्राइल तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो हमें मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड एंड अमोनिया। तो इस तरीके से जो 32nd क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। और फिर 33rd क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स अंडर द नेम। तो ये भी जब हमने CCl4 किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब मैंने बताया था कि इसको कमर्शियली एज फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं अंडर द कमर्शियल नेम पायरीन। तो 33rd क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि पायरीन। फिर 34th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर डाइक्लोरोबेंजीन्स की बात है, तो ये भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स में स्टडी करते हैं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इन तीनों में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की शेप सिमेट्रिकल होने के कारण ये क्रिस्टल लैटिस में बड़ा प्रॉपरली फिट होती है, इसलिए लैटिस बड़ा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल बनता है और इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। नो डाउट जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है वो सबसे ज्यादा पोलर है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, पर मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 34th क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा या मैक्सिमम होगा। फिर 35th क्वेश्चन है कि बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन एंड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वही वर्ड्स रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन जैसी हमारे पास रिएक्शन है। बेंजाइल क्लोराइड होता है जब हम बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा हो उसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हमने करवानी है विद मेटालिक सोडियम एंड क्लोरोबेंजीन। ये 35th क्वेश्चन है। तो इन ड्राई ईथर हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट है एक मेटालिक सोडियम, और अगर मेटालिक सोडियम को हम एज ए रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो जो भी सॉल्वेंट है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। तो इसमें मॉइस्चर जरा भी नहीं होना चाहिए, तो यहां से 2 मोल्स ऑफ NaCl विल बी लॉस्ट और ये जो दो ग्रुप्स हैं बाकी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इसका नाम कॉमन नेम जो है वो बेंजीन रिंग मीथेन के साथ 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसलिए इसको हम डाई फिनाइल मीथेन कहते हैं।
इसीलिए 35th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है डाइफिनाइल मीथेन। मीथेन होती है CH4, तो CH4 में से हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग्स जो हैं वो अटैच करवा दी। तो इस तरीके से 35th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। फिर 36th क्वेश्चन है कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये भी SN1 SN2 मैकेनिज्म जब हमने डिस्कस किए थे तो मैंने बताया था कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कंपटीशन में अक्सर आते हैं। SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा था कि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और SN2 रिएक्शन में हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है और उसी के थ्रू आगे प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर 37th क्वेश्चन है कि सिल्वर बेंजोएट विल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन एसीटोन। तो ये भी एक नेम्ड रिएक्शन होती है जो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में की थी। 37th क्वेश्चन, सिल्वर बेंजोएट है बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट यानी कि ये है सिल्वर बेंजोएट और इसकी रिएक्शन करवाई जाए अगर विद ब्रोमीन, सॉल्वेंट हम यूज करें एसीटोन, तो यहां से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक ब्रोमीन बेंजीन रिंग को मिल जाएगी और एक ब्रोमीन जो है वो सिल्वर के साथ अटैच होके AgBr बना देगी प्लस CO2, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से 37th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन दैट इज ब्रोमोबेंजीन। फिर 38th क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हमने स्टडी कर ली है, कम से कम 2 बार तो की है, हेलोएरीन्स में की है और फिर एरीन्स में भी जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर रहे थे उसमें भी हमने की थी। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, यहां पर बेंजीन को एज ए लिखा है C6H6 और COCl2 यानी कि फॉस्जीन होता है ये वाला कंपाउंड, कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 क्या करेगा, यहां से Cl नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करके ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा और ये फिर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ऊपर एसिड क्लोराइड ग्रुप फिट कर देगी। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसको बोला गया है X, सिंबलाइज किया है, इसके लिए सिंबल हमने रखा है X। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए अगर, तब हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो HCl विल बी लॉस्ट और HCl जाने के बाद हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। तो इसलिए X है अगर बेंजोइल क्लोराइड, तो यहां पर जो Y है वो मॉलिक्यूल होता है ये बेंजोइक एसिड। तो ये सिर्फ बी ऑप्शन में है कि X बेंजोइल क्लोराइड है ये वाला और Y बेंजोइक एसिड है नीचे वाला कंपाउंड। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करते हैं। ये 38th क्वेश्चन था। इसके बाद 39th क्वेश्चन है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड कॉपर पाउडर एंड HCl। ये क्या होगी, जब हम हेलोएरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम सैंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन्स रिएक्शंस भी करते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में अगर कॉपर पाउडर और HCl डालकर सब्स्टिट्यूशन की जाए, इसमें डायजोनियम ग्रुप जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड इजीली बाय क्लोरीन प्लस N2 प्लस HCl वगैरह बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन।
गैटरमैन्स रिएक्शन। अगर हम क्यूप्रस हेलाइड यूज करें, CuCl यूज करें, तब सैंडमेयर्स रिएक्शन बोला जाता है, और अगर कॉपर पाउडर ही यूज किया जाए तब इसको गैटरमैन्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इसलिए 39th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि गैटरमैन्स रिएक्शन। फिर 40th क्वेश्चन है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है ये, जिस ग्रुप में ये एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों उसको हम नियो बोलते हैं। टोटल 5 कार्बन हैं तो ये नियोपेंटेन हुआ। नियोपेंटाइल क्लोराइड होगा जब हम इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दें। अब अगर इसमें अल्कोहलिक KOH ऐड किया जाए, इथेनॉलिक KOH, तो वो क्या करेगा, इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। तो पहले तो K पॉजिटिव मेटल आयन आएगा, तो वो यहां से हेलाइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल KCl का लूज होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं -KCl, और जो रिजल्टिंग हमारे पास स्पीशीज बनी वो होगी कार्बोकेटाइन। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के क्वाटरनरी? इसमें नो डाउट क्वाटरनरी कार्बन तो है, पर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कितने कार्बन एटम्स और लगे हैं, वो सिर्फ एक ही लगा है, तो इसलिए ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, तो इसलिए यहां पे इजीली मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन, नेबरिंग कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर साथ ही लेकर, और ऐसे करके जो रिजल्टिंग होगा हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना। अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन में जो ये CH2 ग्रुप वाली कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, और वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा OH नेगेटिव। क्योंकि इस 40th क्वेश्चन में हमने देखा था कि व्हेन नियोपेंटाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद KOH अल्कोहलिक बोला था। अब अगर OH नेगेटिव इसमें जाएगा तो CH2 ग्रुप वाली कार्बन से, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, वहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कुछ इस तरह से, ये वाला कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। तो इसका IUPAC नेम है 2-मिथाइल ब्यूट-2-ईन या 2-मिथाइल-2-ब्यूटीन। तो 40th क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर 41st क्वेश्चन जो है वो भी इक्वेशन लिखकर ही बताने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है प्रोपीन, इसमें ऐड किया HBr, और यहां पर आपको ध्यान रहे कि कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड मेंशन नहीं किया हुआ। अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड मेंशन नहीं किया गया तो HBr के केस में भी मार्कोनिकोव रूल ही लगेगा, यानी कि इस तरह से 2 ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हमें ऑब्टेन होगा। फिर इसके बाद इसमें मैग्नीशियम और ईथर डाली, यानी कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट फॉर्म किया, और ग्रेगनार्ड रिएजेंट आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। जहां कहीं भी इनको कोई प्रोटॉन डोनर मिल जाए तो इमीडिएटली ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें वाटर डाल के बॉयल करें, बॉयल ना भी करें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, और हमें ऑब्टेन होगा प्रोपेन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से 41st क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, प्रोपेन।
फिर 42nd क्वेश्चन है विनाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो ये भी हमने थोड़ी डिस्टिंक्शन रिएक्शंस में हमने देखा था, या उससे पहले भी बात की थी कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा। तो 42nd क्वेश्चन में विनाइल क्लोराइड है हमारे पास ये वाला कंपाउंड। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्यू टू एन पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगी और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जबकि क्लोरोइथेन में सिर्फ प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड थोड़ा वीक होने के कारण इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो इसीलिए ही हम इन दोनों कंपाउंड्स को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो रूम टेम्परेचर पे अगर KOH एक्वस ऐड करें तो ये कंपाउंड तो KCl बना देगा और फिर AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स शो कर देगा, पर ये वाला जो कंपाउंड है ये पहली रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, यानी कि ये KOH एक्वस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए विनाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद KOH एंड AgNO3। फिर 43rd क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे आज भी बात हुई है कि जो एलिलिक है हमारे पास एलाइल क्लोराइड, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहां से क्लोरीन जाने के बाद एलाइल कार्बोकेटायन बनेगा जो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा। और वैसे भी हम कह देते हैं कि एलिलिक पोजीशन पर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। और फिर इसके बाद आएगा प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड है और यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो ये थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव होगा। और विनाइल क्लोराइड जो है ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। यहां पर रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर पार्शियल बॉन्ड है, तो इसलिए ये सबसे जल्दी ब्रेक होगा। एलाइल क्लोराइड जो है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, प्रोपाइल क्लोराइड उससे स्लो, और विनाइल क्लोराइड जो है वो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा जब कभी भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी हो। तो 43rd क्वेश्चन का इस तरीके से सही आंसर बनता है बी ऑप्शन। फिर 44th क्वेश्चन है कि व्हेन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इन इथेरियल सॉल्यूशन इज वार्म्ड विद सोडियम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अब आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या होता है कि जब हम जो प्रोपेन है उसके सेकेंडरी कार्बन के साथ आयोडीन लगाएं, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अगर इसमें हम सोडियम डाल के इसको हीट करें, तो आपने वर्ट्ज रिएक्शन की थी, तो वर्ट्ज रिएक्शन में हम देखते हैं कि अगर दोनों ही हमारे पास सिमेट्रिकल हेलोएल्केन्स हों इन ड्राई ईथर, सॉल्वेंट हम हमेशा फ्री फ्रॉम मॉइस्चर यूज करते हैं, ताकि ये जो सोडियम मेटल हम यूज कर रहे हैं इसको मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है विद मॉइस्चर टू फॉर्म NaOH। वो नहीं करने देना, इसलिए सॉल्वेंट हम ड्राई ईथर ही यूज करते हैं। तो दोनों आयोडीन निकल जाते हैं, तो इस CH ग्रुप वाली कार्बन का बॉन्ड बनेगा विद दिस कार्बन, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से, दिस प्लस 2 मोल्स ऑफ NaI। तो ये वाला कंपाउंड है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि सी ऑप्शन। तो 44th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन।
फिर इसके बाद 45th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो सैंड मेयर्स रिएक्शन आपने जब की थी, हमने ये की थी हेलोएल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में, तो तब आपने देखा था कि अगर हम डायजोनियम सॉल्ट में, जैसे ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट में अगर हम CuCl और HCl ऐड करें तब हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाती है, प्लस N2 प्लस जो भी निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिएक्शन होती है क्यूप्रस हेलाइड और HCl से, उसको हम सैंड मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर CuBr और HBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी, और इसी तरीके से अगर CuCN हम यूज कर लें तब बेंजीन रिंग के ऊपर एक नाइट्राइल ग्रुप CN ग्रुप जाके फिट हो जाता है। तो ये स्ट्रिक्टली तो नहीं है सैंड मेयर्स रिएक्शन, पर होती क्योंकि उसी तरीके से है, इसलिए हम इसको सैंड मेयर रिएक्शन की कैटेगरी में ही रख लेते हैं। पर जो डी ऑप्शन में है KI के साथ रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन बनाई गई, वो सैंड मेयर टाइप की रिएक्शन नहीं है। तो इसलिए जो 45th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैंड मेयर्स रिएक्शन, उसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कि ये सैंड मेयर्स रिएक्शन नहीं है। फिर 46th क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर फ्लोरोबेंजीन बनानी हो तो हम क्या यूज करते हैं। पहले हम इसमें फ्लोबोरिक एसिड ऐड करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड या फ्लोबोरिक एसिड, ये ऐड करेंगे तो हमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम फ्लोबोरेट, ये वाला कंपाउंड, इसको कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम फ्लोबोरेट, और ये वाला कंपाउंड है फ्लोबोरिक एसिड। फिर इसको थोड़ा हीट करें अगर हम, या वार्म ही करें, तब हमें मिलती है फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3, इस तरीके से लूज हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बाल्स शीमन रिएक्शन। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जो आपके लिए याद रखनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से जो 46th क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड, तो इट इज फ्लोबोरिक एसिड। तो 46th क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद हम 47th क्वेश्चन करते हैं। तो 47th क्वेश्चन में भी इक्वेशन हमें लिखनी होगी, तभी हम इसको प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले दी गई है बेंजीन, C6H6 लिखा है, ये है बेंजीन। इसमें अगर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया जाए तो नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होती है हमें। फिर नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट चलाता है, रेजोनेंस इफेक्ट में आपने स्टडी किया था। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर देता है, इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करें तो वो जाएगा सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही। नाइट्रो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। तो इसलिए जो अगला इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर ही आएगा, यानी कि हमें जो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिलेगी, यानी कि इसका अगर IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम नेम करें तो 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका सही नाम होगा, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी थोड़ा मैटर करता है, इसलिए हम क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करेंगे इस तरीके से। तो 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका सही आंसर है। फिर 48th क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय।
क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। मैं दोनों की स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताता हूं। क्लोरोबेंजीन में हमने रेजोनेंस के कारण देखा था कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये बॉन्ड तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बहुत कम रिएक्टिव होता है। और यहां पर अगर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारे पास एक बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। ये वाला कार्बोकेटायन ये स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा। यानी कि बेंजाइल क्लोराइड से क्लोरीन को रिप्लेस करना बहुत इजी है, तो ये हेलो एल्केन्स के जैसे ही रिएक्शन करेगी। तो इसलिए जो 48th क्वेश्चन में हम अगर KOH एक्वस डालें तो बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन करके KCl और बेंजाइल अल्कोहल बना देगा, पर क्लोरोबेंजीन रूम टेम्परेचर पर KOH के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इसलिए इस केस में से AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे, तो हम KOH एक्वस और AgNO3 के साथ रिएक्शन करके इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो 48th क्वेश्चन का सही आंसर है फिर ए ऑप्शन। और 49th क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बेंजीन अमीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड। तो ये भी हमने हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा था कि Cu2O डालें तब 475 केल्विन और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर के पास प्रेशर अगर हम यूज करें तब जाके कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि हेलोएरीन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो अगर बेंजीन अमीन या एनिलीन बनानी हो क्लोरोबेंजीन से तो हमें क्या चाहिए, एक NH3 और एक Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड चाहिए होता है। और इसके बाद 50th क्वेश्चन आता है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी असाइनमेंट का। 50th क्वेश्चन यहां पर कहता है कि उल्मन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। तो उल्मन रिएक्शन क्या थी? उल्मन रिएक्शन थी कि जब हम आयोडोबेंजीन में कॉपर पाउडर अगर हम यूज करें, कॉपर पाउडर ऐड करें और रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट कर दें अगर, तो यहां से कॉपर मेटल है तो ये दोनों हेलोजन्स को रिमूव कर देगी यहां से। 2 मोल्स ऑफ CuI क्यूप्रस आयोडाइड विल बी लॉस्ट और हमें मिल जाएगा डाइफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी और साथ में Cu2Y2 हमें मिलेगा। तो यानी कि उल्मन रिएक्शन में आयोडोबेंजीन और कॉपर पाउडर चाहिए है।